नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने छंद के टॉपिक में से वंशस्थ छंद, भुजंग पर्याप्त छंद और द्रुत विलंबित छंद के बारे में जाना था। आज हम आगे के जो हमारे छंद हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा छंद है वो है वसंत तिलका। वसंत तिलका। तो वसंत तिलका जो छंद है उसमें सबसे पहले हम उसके लक्षण के बारे में जानेंगे कि इसका लक्षण क्या है। तो इसका जो लक्षण आता है वो आता है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौग। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौग। अब देखिए सबसे पहले बात आती है कि वसंत तिलका जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्णों को काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसका मतलब वसंत तिलका जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। तो देखिए हमने इसका लक्षण किया, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगे। अब ये जो छंद है यहाँ से हमारी जो यति या विराम की स्थिति होती है वो प्रारंभ होती है। तो देखिए मैंने यहाँ वसंत तिलका के पश्चात में कोमा लगा रखा है। इसका मतलब कि कोमा का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है, अर्थात यहाँ पर यति या विराम की स्थिति बनती है। तो देखिए उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगे। तो प्रश्न ये बनता है कि वसंत तिलका छंद में कहां कहां पर या किन वर्णों पर यति होती है। तो देखिए हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो बात आई 8 और 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए 8 और 6 पे, क्योंकि हमने पहले ही जान लिया था कि प्रत्येक चरण के अंत में यति होती ही है। तो यहाँ स्थिति 6 पे है और यहाँ स्थिति 8 पे है। तो 8 और 6 पर यति किस छंद में होती है, तो वो हो जाएगा हमारा वसंत तिलका। और वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं। अब बात आती है इसमें गणों की, इसमें कौन कौन से गण बनेंगे। तो देखिए यहाँ लिख रखा है सबसे पहले तय, इसका मतलब हो गया तय गण। फिर लिख रखा है भय गण। फिर लिख रखा है जय गण। फिर लिख रखा है फिर जय गण। और अंत में देखिए गौ गण, अर्थात इसका मतलब है दो क्या मिलेंगे हमें अंत में, गुरु वर्ण मिलेंगे। तो तयगण, भयगण, जयगण और अंत में 2 गुरु वर्ण, ये किस छंद में होते हैं, तो वो होता है वसंत तिलका छंद में। तो देखिए इसको उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ एक उदाहरण लिखेंगे और उसके ऊपर मात्राएं गण बना करके ये देखेंगे कि हमारे पास तयगण, भयगण, जयगण और अंत में 2 गुरु वर्ण इसी क्रम में आते हैं कि नहीं। तो देखिए ये इसका उदाहरण है, यात्यक्तो स्त शिखरम पतिरोषधीना नविष्कृतो अरुण पुरस्तर एक तोड़ कर तेजोद्वयस्य युगपद्वयचनो
दयाभ्याम लोको नियम्यत इवांत दशांत इवांत दशांतरेषु। तो हमारे सामने ये एक उदाहरण है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि वर्णों को काउंट करना, कि हमारे सामने जो प्रस्तुत उदाहरण है, श्लोक है, पद्य है, उसमें कौन सा छंद है, ये पता करने के लिए तो हम वर्णों को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसका मतलब है कि यहाँ हमारे सामने जो पद्य लिखा है उसमें कौन सा छंद हो सकता है, वसंत तिल का छंद हो सकता है। हो सकता है इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पर पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है कि इसमें कौन सा छंद है। और पूरी तरह से बात को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, मात्रा लगा करके गणों का निर्माण करते हैं। यदि हमारे सामने तयगण, भयगण, जयगण, जयगण और अंत में 2 गुरुगण इसी क्रम में मिलते हैं तो हमारे सामने प्रस्तुत जो उदाहरण है उसमें वसंत तिल का छंद होगा। देखिए हम मात्रा लगाते हैं। सबसे पहले है आ की मात्रा और उसके आगे आदक्षर भी है, ये क्या हो जाएगा, गुरुवर्ण। ए की मात्रा हमेशा गुरु होती है, लगा दिया। ए की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है आगे आदक्षर भी है तो इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, बड़ी की मात्रा है गुरु, आ की मात्रा और अंतिम भी है इसलिए गुरु हो जाएगा। तो अब देखिए हम पर इस चरण के ऊपर मात्रा लगी है तो अब हम क्या करेंगे, गुणों का निर्माण करने के लिए इनके ग्रुप बना लेंगे। तो देखिए हमारे सामने जो स्थिति आई है वो आई है एस एस आई, फिर एस आई आई, फिर आया है आई एस आई, फिर आई एस आई और अंत में क्या है, तो गुरुवर्ण है। तो देखिए एस एस आई जो होता है वो कौन सा होता है, वो तयगण होता है, तयगण। फिर है एस आई आई, ये कौन सा होता है, ये भयगण होता है। फिर है आई एस आई, तो ये होता है जयगण। और फिर हो जाएगा आई एस आई गुण है तो फिर से क्या बन गया, जयगण। और अंत में देखिए 2 गुरुवर्ण हमारे पास में है। तो ये हमें तयगण, भयगण, जयगण, जयगण और अंत में 2 गुरुवर्ण इसी क्रम में मिलने चाहिए थे और हमें इसी क्रम में ये मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सामने जो उदाहरण है इसमें कौन सा छंद है, वसंत तिल का छंद है। तो यहाँ देखिए हम वसंत तिल का छंद के बारे में इन यति की स्थिति से भी बता सकते हैं कि इसमें वसंत तिल का छंद है कि नहीं है। क्योंकि देखिए 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं और 14 वर्णों वाला छंद कौन सा है, हमारा वसंत तिल का छंद है। हम वर्णों को काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें वसंत तिल का छंद है। हम यति की स्थिति देख करके बता सकते हैं कि इसमें वसंत तिल का छंद है। हम अंत के ये जो गण हैं इनको देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें वसंत तिल का छंद है कि नहीं है। तो वसंत तिल का छंद के बारे में हमने जाना कि वसंत तिल का जो छंद होता है उसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। 8 और 6 वर्ण पर यदि वसंत तिल का छंद में होती है और तयगण, भयगण, जयगण, जयगण और अंत में 2 गुरुवर्ण यदि होते हैं तो वहां पर भी वसंत तिल का छंद होता है। तो ये बात थी हमारी वसंत तिल का छंद की। अब हम अगली बात करेंगे मालिनी छंद की। हमारा अगला जो छंद है वो है मालिनी छंद। मालिनी, तो मालिनी छंद जो है उसका लक्षण क्या किया गया है कि न मैं ये युते यम मालिनी भोगी लोकई। देखिए अभी हम इसको करते हैं न मैं ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई।
नैनमय युतेयम मालिनी होगी लोकई। तो सबसे पहले बात आती है कि मालिनी जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो हम लक्षण में जो वर्ण है उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये सिद्ध हुआ कि मालिनी जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। फिर बात आती है यति की। तो यति देखिए, कोमा कहाँ है, युतेयम के पश्चात। तो इनके काउंट करेंगे वर्णों को, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हुआ, पहली जो यति होती है वो 8वें वर्ण पे होती है। फिर है 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम कहें या फिर 7वें वर्ण पर कहें। तो देखिए मालिनी जो छंद होता है उसमें 8 और 7वें वर्ण पर क्या होती है, यति होती है या फिर विराम हम उसको कहते हैं। अब बात आती है कि मालिनी जो छंद है उसमें कौन कौन से हमारे गण बनेंगे। तो यहाँ पहले ही लिख रखा है कि नैगण, नैगण, मैगण, ये गण और ये गण। तो ये हमारे क्या बनेंगे, गण बनेंगे। और इसी क्रम में यदि होते हैं तो हमारे सामने जो भी पद्य होगा उसमें मालिनी छंद होगा। अब देखिए यहाँ स्थिति लिखा हुआ है कि भोग, प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं कि भोग कितने बताए हैं। भोग का मतलब यहाँ पर क्या है, सर्प से है। भोग का मतलब क्या है, सर्प से है। और उनकी जो संख्या है वो कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। फिर बात है लोक की। लोक कितने माने गए हैं, वो माने गए हैं 7 माने गए हैं। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भोगी लोकई ये लक्षण किसका है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मालिनी हो जाएगा। भोग कितने होते हैं, ये प्रश्न बनता है तो होते हैं 8। लोक कितने होते हैं, 7 होते हैं। देखिए 8 और 7 पे यति की स्थिति भी आई थी, तो यहां से भी हम पता लगा सकते हैं कि उसके यति कहां पर होती है और उसमें प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या भी कितनी होती है। तो हम लक्षण से उस छंद से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण बातों को जान सकते हैं। तो देखिए इसको हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। हम मालिनी छंद जो है, तो मालिनी जो छंद है उसका उदाहरण है देखिए सरसीजम, सरसीजमनु विद्धम शेव लेनापि रम्यम। मलिनमपि हिमां शोरलक्षम लक्ष्मी तनोति। इयं धिक् मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडल नाकृतिनां। तो देखिए ये है हमारा उदाहरण। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्णों को काउंट करके पता लगाते हैं कि इसमें कौन सा छंद हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 वर्ण है, तो इसका मतलब हमारे सामने जो उदाहरण है उसमें मालिनी छंद हो सकता है। अब यहाँ मालिनी छंद को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, मात्रा लगा करके गणों का निर्माण करेंगे। यदि हमारे पास नैगण, नैगण, मैगण, येगण और येगण इसी क्रम में गण बनते हैं तो यहाँ जो उदाहरण लिखा है, पद्य लिखा है, उसमें मालिनी छंद होगा।
देखिए मात्रा लगाते हैं, ए की मात्रा है तो लघु, ए की मात्रा है 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 लघु, छोटे ऊ की मात्रा है लघु, छोटी ऊ की मात्रा है, लेकिन देखिए आगे आप क्या है आधा अक्षर है, इसलिए क्या हो जाएगा गुरु। फिर यहाँ अनुस्वार से युक्त वर्ण होगा तो ये क्या हो जाएगा गुरु। ऐ की मात्रा है तो गुरु, फिर है ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु। फिर देखिए उसके बाद है ये आ की मात्रा है, आ की मात्रा है तो गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे क्या है आधा अक्षर है इसलिए गुरु, अनुस्वार से युक्त है और अंतिम अक्षर है इसलिए क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। तो देखिए ये स्थिति हम बना लेंगे, अब गण बना लेंगे इनके। तो हमारे सामने स्थिति क्या बन गई है, आई आई आई, फिर वापस से आई आई आई, फिर एस एस एस, फिर आई एस एस और फिर है आई एस एस। तो देखिए जहां तीनों ही मात्राएं छोटी होती हैं तो कौन सा होता है नय गण होता है, तो पुनः स्थिति बन गई नय गण की। फिर जब जहां तीनों ही वर्ण गुरु होते हैं तो वहां कौन सा गण होता है मैं गण होता है। फिर जहां पहला लघु हो और बाकी दोनों वर्ण जैसे वो गुरु हो तो कौन सा गण होता है यह गण होता है। तो यहाँ देखिए दोनों स्थिति एक जैसी है। तो देखिए हमारे सामने नयगण, नयगण, मैगण, यह गण और अंत में यह गण, ये इसी क्रम में हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे सामने जो पद्य लिखा हुआ है इसमें मालिनी छंद है। तो मालिनी छंद के बारे में हमने जाना कि मालिनी जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। 8 और 7 वर्ण पे यदि मालिनी छंद में होती है। भोग 8 बताए गए हैं जिसका अर्थ होता है सर्प, तो और लोग 7 बताए गए हैं, तो 8 और 7 पे यदि जहां हो वहां मालिनी छंद होता है। और नैगण, नैगण, मैगण, यह गण और यह गण, अगर ये स्थिति या ये क्रम इसी क्रम में गण हमें मिलते हैं तो वहां मालिनी छंद होता है। तो ये था हमारा मालिनी छंद। इस प्रकार से ये हमने 2 छंदों के बारे में जाना है। अगला जो हमारा छंद आता है वो आता है मंदाक्रांता छंद। अगला जो हमारा छंद है वो है मंदाक्रांता छंद। तो मंदाक्रांता जो छंद है सबसे पहले हम उसके लक्षण की बात करेंगे कि उसमें वह उसका लक्षण क्या होता है। तो देखिए मंदाक्रांता जलधि सड़गई मभौ नदौ ताद गुरु चेत, ये इसका लक्षण होता है। देखिए लिखते हैं मंदाक्रांता जलधि सड़गई मभौ नतौ ताद गुरु चेत। मंदाक्रांता जलधि सड़गई मभौ नतौ ताद गुरु चेत। तो ये हो गया हमारा लक्षण। तो हम बात करें मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, तो हम वर्णों को काउंट करेंगे लक्षण में से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इसका मतलब ये हुआ कि मंदाक्रांता जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। अब बात आती है उसके गणों की। तो इसमें गण कौन कौन से बनेंगे, तो यहाँ पर जो गण है वो देखिए मैगण, भैगण, नैगण, तैगण और फिर वापस से क्या है तैगण और कहता है गुरुचेत, अर्थात अंत में एक हमें क्या मिलेगा गुरुवर्ण मिलेगा। तो देखिए इसको हम अब देखिए बात आती है यति की। यति कहाँ होती है, तो देखिए हमने बोला मंदाक्रांता जलधि सड़गई मभौ नतौ ताद गुरु चेत, तो हम यहाँ 2 बार बीच में रुके हैं। तो कहाँ कहाँ रुके हैं, एक तो देखिए 1 2 3
चार, चार के बाद हम यहाँ पर रुके हैं। मंदा क्रांता जलधि सड़ गई, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ रुके हैं 6 के ऊपर रुके हैं, 4 और 6। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये अंत में हम कहाँ रुके हैं, 7 पर रुके हैं। तो यहाँ जहां आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 4 6 और 7 पर यदि किस छंद में होती है, तो आंसर क्या होगा, मंदा क्रांता। इनको जोड़ेंगे तो देखिए 4 + 6 + 7 कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो देखिए हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि मंदा क्रांता जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। फिर बात आती है, देखिए ये कहता है जलधि, जलधि का मतलब जो होता है वो समुद्र की बात करता है, तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर देखिए लिखा है षट, षट का मतलब क्या होता है, षट लिखा है तो षट का मतलब होता है 6। और फिर देखिए आगे क्या लिखा है, अगई, अग किसको कहते हैं, पर्वत को कहते हैं, तो पर्वत कितने हैं, 7 हैं। तो देखिए 4 6 और 7 पर यदि कहाँ होती है, मंदा क्रांता छंद में। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जलधि सड़ गई, ये लक्षण किसका है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मंदा क्रांता। तो इस मंदा क्रांता को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो उदाहरण है वो है, उदाहरण देखिए है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः, शापेनास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तुः, यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसति रामगिर्या श्रमेषु। तो हमारे सामने ये उदाहरण है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वर्णों को काउंट करके पता करें कि इसमें कौन सा छंद हो सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो यहाँ पर हमारा कौन सा छंद हो सकता है, मंदा क्रांता छंद हो सकता है। लेकिन सही सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, मात्रा लगा करके गणों का निर्माण करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, आई की मात्रा, ए की मात्रा है लेकिन आगे क्या है, आधा अक्षर है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु। छोटी की मात्रा है लेकिन आगे क्या है, आधा अक्षर, इसलिए गुरु। आ की मात्रा है, गुरु है पहले से, आधा अक्षर भी आगे तो गुरु। फिर है आ की मात्रा है गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, छोटे उ की मात्रा है लघु, छोटे उ की मात्रा है लघु। आ की मात्रा है और आगे आधा अक्षर भी है इसलिए गुरु। फिर है आ की मात्रा है गुरु, ए की छोटी की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, आ की मात्रा है आगे आधा अक्षर भी है तो इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे क्या है, आधा अक्षर, इसलिए गुरु। विसर्ग से युक्त है और अंतिम भी है इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो अब हम देखिए मात्रा लग चुकी है, अब हम क्या करेंगे, इनके गणों का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ हमारे सामने अंत में 2 गुरुवर्ण मिल जाते हैं। तो देखिए हमारे पास स्थिति क्या आई है, एस एस एस, फिर आया है एस आई आई, फिर आई आई आई, एस एस आई, फिर एस एस आई और अंत में क्या है, 2 गुरुवर्ण है।
तो देखिए जहां तीनों ही गुरु हो वो कौन सा होता है, मैगण होता है। जहां पहला गुरु होता है वहां कौन सा होगा, भैगण होता है। तीनों ही लघु हो तो कौन सा होगा, नैगण होगा। और यहाँ अंतिम जो लघु होता है वो क्या होता है, तैगण होता है। फिर वापस यही स्थिति आती है तैगण की, और अंत में देखिए क्या बच गए हमारे पास, दो गुरु वर्ण बच गए। तो देखिए हमें क्या मिलने थे, मैगण, मैगण मिला। फिर क्या मिलना चाहिए, भैगण, भैगण मिला। फिर क्या मिलना चाहिए, नैगण, नैगण मिला। फिर तौ, तौ का फिर क्या है, तैगण मिला। फिर ताक, ताक वो भी तैगण है, फिर तैगण मिला। और कहता है गुरुजेत, अर्थात दो गुरु वर्ण हमारे पास मिलेंगे। तो अंत में देखिए दो गुरु वर्ण हमारे पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने जो स्थिति लिखी हुई है, पद्य लिखा है, उसमें मंदाक्रांता छंद है। तो मंदाक्रांता छंद के बारे में हमने जाना कि मंदाक्रांता जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 4, 6 और 7 पे यदि मंदाक्रांता छंद में होती है। जल्दी से तात्पर्य समुद्र अर्थात उच्चार होते हैं। सर से तात्पर्य जो कि 6 होता है। अक से तात्पर्य पर्वत होता है जो कि 7 होते हैं। तो इस प्रकार से मैगण, भैगण, नैगण, तैगण, तैगण और अंत में दो गुरु वर्ण यदि हमें मिलते हैं तो वहां पर मंदाक्रांता छंद होता है। तो इस प्रकार से आज हमने वसंत तिलका छंद, मालिनी छंद और मंदाक्रांता छंद के बारे में जाना। आगे की क्लास में हम अगले छंदों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।